आज हम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। आज का हमारा पहला टॉपिक है पदार्थों का वर्गीकरण। क्या है? पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों को हम किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं? पदार्थ को वर्गीकरण करने के लिए पहला पॉइंट है चालक, नंबर 2 कुचालक और नंबर 3 अर्धचालक। मूलतः हम पदार्थों को 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। मूलतः हम पदार्थों को कितनी प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं? 3 प्रकार से, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक पदार्थ वे पदार्थ हैं, चालक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह बहुत सुगमता से हो सकता है। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह बहुत सुगमता से होता है चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे चांदी, तांबा, कॉपर, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रभाव बहुत सुगमता से हो सकता है उन्हें हम चालक पदार्थ कहते हैं। दूसरे आते हैं हमारे कुचालक पदार्थ। कुचालक या फिर इनको हम अचालक भी कहते हैं, या फिर इनको हम विद्युत रोधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। कुचालक, अचालक या विद्युत रोधी। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होता है कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। मतलब वो विद्युत को उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो विद्युत को रोक देते हैं, इसीलिए वो क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी। तीसरे टाइप के पदार्थ आते हैं हमारे अर्धचालक पदार्थ। कौन से पदार्थ? अर्धचालक पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह चालक से कम लेकिन अचालक से ज्यादा होता है, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह चालक से कम लेकिन अर्धचालक से ज्यादा होता है, कुचालक से ज्यादा होता है, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। कुचालक पदार्थ की हमने एग्जाम्पल देखे, तो कुचालक पदार्थ के एग्जाम्पल है हमारे चमड़ा, रबड़, और हमारे अर्धचालक के एग्जाम्पल हैं। अर्धचालक के हमारे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ऐसा। तो इस प्रकार हमने समझा पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार से कर सकते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह सुगमता से हो सकता है उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, लोहा। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है उन्हें कुचालक पदार्थ कहते हैं, उनको हम अचालक भी कह सकते हैं, विद्युत रोधी भी कह सकते हैं, चमड़ा, रबड़। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह चालक से अधिक, चालक से कम और कुचालक से अधिक होता है उन्हें अर्धचालक पदार्थ कहते हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। एक और प्रकार के पदार्थ पढ़े जाते हैं, उनको हम पढ़ेंगे परावैद्युत पदार्थ। कौन से पदार्थ? परावैद्युत पदार्थ। ये परावैद्युत पदार्थ कौन से हैं? हमने तो पढ़ा कि पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। परावैद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ ही है। परावैद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ हैं, लेकिन इनमें एक अंतर है। ऐसे कुचालक पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन हुए बिना ऐसे कुचालक पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन हुए बिना विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें
विद्युत का चालन हुए बिना विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। कौन से पदार्थ हैं? वो चालक पदार्थ हैं। देखो चालक पदार्थ क्या है? जैसे कोई भी पदार्थ है, मान के चलो इनमें विद्युत का प्रवाह क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि इसकी बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, इसकी में बिल्कुल नहीं थे, इसकी में कम थे इसकी अपेक्षा में। लेकिन परावैद्युत पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही अधिक प्रबल बल से बंधे हुए हैं, आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर हमारा विद्युत आवेश तो आ जाता है, विद्युत आवेश तो आ जाता है, लेकिन वह एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ नहीं बह पाता है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? परावैद्युत पदार्थ। मुझे लगता है आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम कूलाम का नियम। क्या पढ़ते हैं हम? कूलाम का नियम। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को दोबारा आपको क्लियर करा दूंगा। आपका मैसेज कमेंट करें, मैं कल या जैसे भी मुझे कम टाइम मिलता है मैं आपको नया वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपके उस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से डीपली पढ़ा दूंगा। अगली चीज है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है भैया? कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के दो स्थिर बिंदु आवेश, माना एक स्थिर बिंदु आवेश ए है, दूसरा बी है। स्थिर का मतलब ये स्थिर है, इनका चालन नहीं हो रहा है, ये निकल नहीं रहे हैं। आई समझ में? इनका चालन नहीं हो रहा है, ये चल नहीं रहे, एक जगह स्थिर हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। इनके बीच में लगने वाले बल की गणना की, इनके बीच में लगने वाले बल की गणना की। बल तो कूलाम ने बताया कि दो बिंदु आवेश, माना इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है, या दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, और इनके बीच की दूरी अगर R है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? R। तो कूलाम ने बताया कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणन के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बताया? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन। अगर हम इनको मिला के लिखें तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। प्रोपोर्शन का चिन्ह लगाएंगे, एक मात्रक आएगा, वो मात्रक इसमें आता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। यह हमारा दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को निकालने का सूत्र है। बल का मात्रक तो पता ही है, न्यूटन होता है। अब देखो 1/4πε0 की वैल्यू हमारी होती है 9 × 10⁹। ε0 क्या चीज है इसमें? ε0 क्या चीज है इसमें? ε0 है हमारा निर्वात में या हवा में विद्युतशीलता। निर्वात या हवा में विद्युतशीलता, इसकी वैल्यू कितनी होती है ε0 की? ε0 की वैल्यू हमारी होती है 8.85 × 10⁻⁻⁻। कितनी होती है? 8.85 × 10⁻⁻12 है। उसका मात्रक कितना होगा? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक कितना होगा? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 क्या है? निर्वात में विद्युतशीलता। अगर हमारा पदार्थ निर्वात में ना होकर किसी और पदार्थ में, निर्वात में ना होकर अगर किसी और माध्यम में है तो कोई अतिरिक्त परावैद्युत पदार्थ होगा,
कोई अतिरिक्त परावैद्युत पदार्थ होगा तो इसकी वैल्यू लिखेंगे। अगर कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ K है तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा। यदि अन्य माध्यम जिसका परावैद्युतांक K है तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता। इसकी वैल्यू होती है 8.85 माइनस हुआ है मास तक न्यूटन स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसकी हम विमा लिख लेते हैं। विमा है इसकी बच्चों m-1 L -3 T4 A 2। ये क्या है इसकी हमारा कूलम का नियम यही खत्म होता है। कूलम ने क्या नियम दिया, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब कूलम का नियम पढ़ा है, वैद्युत बल पढ़ा है। अब इस पर एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इन पे क्या कर लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल। तो देखो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जो कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या चीज अच्छी लगी और क्या नहीं। पहला क्वेश्चन जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं वो है दो वैद्युत आवेशित गोलों पर क्रमशः 1 × 10⁻⁷ दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 1.0 × 10⁻⁷ हाँ तो बच्चों सवाल क्या है, दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 1 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है। इन्हें वायु में 15 सेमी की दूरी पर रखा जाता है तो इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा। दो आवेश हैं, इस पर कितना है 1.0 × 10⁻⁷ कूलम और इस पर कितना है 3.0 × 10⁻⁷ कूलम और इनके बीच की दूरी हमारी कितनी है 15 सेमी। देखो बच्चों, जब भी सवाल करें, कोई भी न्यूमेरिकल करें तो बस एक बात हमेशा याद रखनी है, जितनी भी डायमेंशन दी हो सबकी सिस्टम एक ही हो। सिस्टम मतलब एक ही पद्धति में हो। ये सेमी में, सीजीएस पद्धति में, हमें कौन सी में, और ये कूलम में, ये कौन सी सिस्टम में है, एसआई में, एमकेएस में। तो इसको भी हमें एमकेएस में लाना पड़ेगा। तो Q1 कितना दे रखा है हमको 1.0 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 कितना दे रखा है 3.0 × 10⁻⁷ कूलम। R दे रखा है हमको बच्चों 15 सेमी। सेमी को मीटर में परिवर्तित करेंगे, भी बताया क्यों करेंगे, मीटर। F याद करना है, हमें पता है F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू 1.0 × 10⁻⁷ इंटू Q2 की वैल्यू 3.0 × 10⁻⁷ अपॉन R कितना हमारा 15 × 10⁻² का स्क्वायर। देखो आगे कैसे करेंगे, 9 का गुणा
3 से करेंगे 9 तिया 27 इंटू 7 दूनी 14 10 की पावर 9 माइनस 14 अपॉन 15 का वर्ग 225 इंटू 10 की पावर माइनस, ऐसा करते हैं 10 की पावर माइनस के 4। ये हो जाएगा 27 गुणा 10 की पावर 9 में से 14 गए तो कितने बचे माइनस के 5, ऊपर जाएगा ये प्लस के 4 अपॉन 225। ये बचा मेरा 27 गुणा 10 की पावर माइनस 1 अपॉन 225। इसे मैं लिख सकता हूं 270 गुणा 10 की घात माइनस 2 अपॉन 225। दिख रहा है पीछे? नहीं दिख रहा। ठीक है, इधर लिख देते हैं, दिख नहीं रहा। क्या हुआ ये 27 गुणा 10 की पावर माइनस 1 है, इसे लिख सकता हूं मैं 270 गुणा 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 225। एफ बराबर, इसे काटते हैं हम 225 एकम 225, चलो 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 5 चौका 20, 55 25, 55 25 2, 5 चौका 20, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 से जाएगा 9 6 54, 9 5 45, 6/5 गुणा 10 की घात माइनस के। एफ बराबर 5 एकम 5 पॉइंट 5 दूनी 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन। कितना है हमारा? एफ बराबर 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। एक बार समझ में ना आए वीडियो दोबारा देखें, समझ में आएगा। नहीं आता है कमेंट करें, मैसेज करें। ठीक है, अब अगला न्यूमेरिकल करते हैं हम। ओके, हाँ तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एनसीईआरटी की किताब का न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी। तो क्या बोल रहा है इसमें? वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे, मतलब दूरी दे रखी है आर 30 सेमी। सेमी में है, मीटर में चेंज करना है। क्या करेंगे? 30 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। आगे दे रखे हैं Q1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 7 कूलम, और Q2 दे रखा है हमको 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। F याद करना है, फॉर्मूला वही पुराना। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है? 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 इंटू 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 अपॉन R। 30 गुणा 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए कैसे लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं 9 गुणा 3 दूनी 6 गुणा 10 टू दी पावर 9 माइनस 7 दूनी 14 अपॉन 3 का वर्ग 9, तो 30 का वर्ग 900 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4। 9 से काटेंगे इसे 100 बार, 10 टू दी पावर 2 और ये माइनस के 4। ये हो जाएगा 6 गुणा 10 की पावर कितनी बचे? माइनस के 5 अपॉन 10 की पावर माइनस के 2। माइनस 2 ऊपर लेके जाएंगे, 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, मात्रा क्या है? न्यूटन। 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन। यही हमारा बल है। ये हमारा एनसीईआरटी का दूसरा एक न्यूमेरिकल था। आज का वीडियो इसी न्यूमेरिकल के साथ समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी बोलना। अगर सब्सक्राइब ज्यादा होते हैं तो आगे वीडियो आएंगी, वरना नहीं आएंगे। धन्यवाद।